नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूनिट 7 हिंदी कहानी की इस कड़ी में आज एक और कहानी की समीक्षा लेकर आए हैं जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। माधवराव स्प्रे कृत एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की समीक्षा करेंगे और उसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। माधवराव स्प्रे के जीवन परिचय इसके बारे में भी हम सबसे पहले जानेंगे। माधवराव स्प्रे का जन्म 19 जून 1871 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1926 में हुई। पंडित माधवराव स्प्रे का जन्म 1871 में पथरिया दमोह यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। स्प्रे जी एक कहानीकार यानी वो अत्यंत ही अनेक प्रतिभाओं के धनी थे। कहानीकार थे, निबंधकार थे, समीक्षक थे, अनुवादक थे और संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। और सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक गांव पेड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली है। यहाँ पर ये नोट करने वाला बिंदु है कि माधवराव स्प्रे हैं, उन्होंने एक पत्रिका निकाली छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है, कहाँ से? बिलासपुर से। और यह पत्रिका सिर्फ 3 वर्ष तक चली। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। ये मुख्य मुख्य बिंदुओं को आप नोट करते चलिए। इन्होंने गीता रहस्य, हिंदी, दासबोध और महाभारत का अनुवाद की। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि गीता रहस्य, हिंदी, दासबोध और महाभारत यानी इन तीनों का अनुवाद किया। 3 वर्ष तक इनकी पत्रिका चली। पत्रिका का नाम था छत्तीसगढ़ मित्र, जो बिलासपुर से थी और इनका जन्म काल ये था, ठीक है। ये सभी बिंदु आप अपने हैंड नोट्स में ऐड कर लें। आगे देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक ह्रास के कुछ कारणों पर विचार और माधव स्प्रे की कहानियां हैं। संपादक हैं इनके देवी प्रसाद वर्मा, ठीक है। आगे देखते हैं। नंबर 5 देखिए, हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। ये पत्रिकाओं के एक कॉलम में आप इनको ऐड कर लें माधवराव स्प्रे के नाम से। और इनकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र से, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में लगी हुई है, इसलिए ये कहाँ से प्रकाशित हुई ये आपको पता होना चाहिए और इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको पता होना चाहिए। 1901 ईस्वी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की चर्चा में 1968 में सारिका पत्रिका के फरवरी अंक पृष्ठ संख्या 19 में शुरू होती है। यानी इस कहानी की चर्चा कहाँ से शुरू होती है? हिंदी में 1968 की सारिका पत्रिका, ठीक है। यानी जब इस जो कहानी का जिक्र कहाँ पर हुआ, यानी चर्चा कहाँ से शुरू हुई, कैसे पता चला कि ये कहानी है और किसकी कहानी है, तो इसके बारे में सबसे पहले चर्चा कहाँ हुई? सारिका पत्रिका 1968 में। और ये उसका पृष्ठ संख्या दे रखा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे देखते हैं। इस कहानी को बहुत सारे आधुनिक समीक्षकों ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, ठीक है, प्रथम मौलिक कहानी माना है। आगे देखते हैं। माधवराव स्प्रे के जीवन संघर्ष, उनकी साहित्य साधना और हिंदी पत्रकारिता के विषय में उनके योगदान और राष्ट्रीय चेतना, समाज सेवा, सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता को याद करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 11 सितंबर 1926 में कर्मवीर पत्रिका में लिखा था।
देखिए यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की भी पत्रिका का नाम आ गया है, कर्मवीर। ठीक है, यहाँ पर आप अपने हैंड नोट्स में एक पत्रिकाओं का कॉलम बना लीजिए, जिसमें जो जो पत्रिकाएं, जैसे हम पढ़ते हैं, जो जो पत्रिकाएं आती हैं उनके संपादक के नाम के साथ आप लिख लीजिए, ताकि लास्ट में आपको रिवीजन के समय काफ़ी हेल्प मिलेगी। और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या कहा कि पिछले 25 वर्षों तक पंडित माधव सुप्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ के रूप में साहित्य और समाज की राजनीतिक संस्थाओं के सहायक उत्पादक और उनमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले और प्रदेश के गांव में घूम घूम कर अपनी कलम को राष्ट्र की ज़रूरत और विदेशी सत्ता से जोड़ते हुए जकड़े हुए गरीबों का करुण क्रंदन बना डालने वाले हैं। धर्म को दंश, उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले तथा अस्तित्व में सर्वथा मिटा सकने वाले, यानी सर्वथा नगण्य बन कर अपने आसपास के व्यक्ति, ये सारी जो कोटेशन है ये किसने कहा है इनको? माखनलाल चतुर्वेदी ने। और किसके बारे में कहा है? माधवराव स्प्रे के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। आप इसको पढ़ लीजिए, ये इतनी इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रही है। आगे देखते हैं। ये जो कथन है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। माधवराव स्प्रे जी के कुछ अनमोल कथन। मैं मराठी हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 3 पंक्तियां दी हुई हैं, उन तीनों पंक्तियों को अच्छे से आप कंठस्थ कर लें और अपने हैंड नोट्स में भी आप उसको मेंशन कर लें। दूसरी है, जिस शिक्षा के स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं होती। यानी जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती तो वह किसी काम की नहीं होती। ये पंक्ति भी माधवराव स्प्रे की है। और अगली पंक्ति है, विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि में भी विदेशी हो गई है। यानी हमारी जो भाषा है वो विदेशी है, क्योंकि हम अंग्रेजी भाषा में पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसलिए हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। और ये जो लाइन है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करेंगे। आगे देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी बहुत ही छोटी सी कहानी है, लेकिन अत्यंत ही मार्मिक है। एक टोकरी भर मिट्टी, यानी इस कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं और उसकी समीक्षा और सारांश को भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहले यह एक बहुत छोटी सी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यानी छोटी सी कहानी है, 2 पात्र हैं मुख्य रूप से और 1-2 कुछ अन्य पात्र भी हैं। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यानी जब ये कहानी लिखी गई थी उस समय जो परिस्थितियां थी वो आज भी हमें हमारे वर्तमान में परिलक्षित होती दिखाई देती हैं। अगला बिंदु है, यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। ठीक है, इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण किया गया है। यह कहानी अहंकार, स्वार्थ और चित्रण और जमींदार के रूप में किया गया है। यानी एक जमींदार के अहंकार और स्वार्थ के चलते किसी गरीब का शोषण, इसका चित्रण किया गया है इस कहानी में। और एक गरीब बुजुर्ग महिला जमींदार के हृदय परिवर्तन को होना दिखाया गया है। यानी किस प्रकार उस गरीब बुजुर्ग महिला का पहले अपने स्वार्थ के कारण जमींदार है उसको अपने स्थान से हटा देता है, लेकिन फिर से जब उसके परिस्थितियों से जब वो परिचित होता है तब उसको अत्यंत ही अपने कृत्य पर बहुत दुख होता है और उसका हृदय परिवर्तन होते हुए इस कहानी में दिखाया गया है। आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये हैं, ये देखेंगे, ये 2 बातें। ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर गोपाल राय ने इस कहानी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति, देखिए सिर्फ इतना भी दे सकते हैं आपको कि संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति
किस कहानी को कहा गया है, और ऑप्शन में दे देंगे आपको एक टोकरी भर मिट्टी। यानी संवेदना, एक भावुकता, हमारे जो संवेदनाएं किसी चीज़ से जुड़ जाती हैं, यानी उन संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा बताया है। या फिर ये प्रश्न भी बन जाता है कि कौन सी कहानी को ठेठ देसी हिंदी भाषा बताया गया है गोपाल राय के द्वारा, और उन कहानियों के नाम दे देंगे, जिनमें से एक टोकरी भर मिट्टी रख देंगे। या फिर एक टोकरी भर मिट्टी की भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा किसने बताया है, इस प्रकार से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं, और तब इसका ऑप्शन रहेगा गोपाल राय ने। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर सत्यकाम इसे प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। या तो आपसे प्रश्न पूछ लेंगे कि प्रतीकात्मक कहानी किसने माना है एक टोकरी भर मिट्टी को, तो सत्यकाम आ जाएगा। या सत्यकाम ने किस कहानी को एक प्रतीकात्मक कहानी माना है, और ऑप्शन में एक टोकरी भर मिट्टी रख देंगे और 3 अन्य ऑप्शन भी दे देंगे। ठीक है, तो आप जब भी पढ़ते हैं तो आप ये सोचिए कि उसमें से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। आप खुद से उन प्रश्नों को बनाओ और एक नोट्स के रूप में तैयार करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपको। ठीक है, और ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी है। यानी ऊपर से तो हमें दिखाई देता है कि एक जमींदार ने एक गरीब महिला या बुजुर्ग महिला का, विधवा जो महिला थी, उसका शोषण किया, यानी उसके ऊपर जुल्म किए। किंतु असल में यह मातृभूमि के लगाव के प्रति कहानी है। ये इसका मूल भाव है, इसको समझेंगे। कोई भी कहानी जब हम पढ़ते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि की, वहाँ की कैसी परिस्थितियाँ थी, कैसे वो कहानी लिखी गई, और उसकी जो विषय वस्तु है उसमें किस चीज़ों का चित्रण किया गया है, ये सब हमें पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे कि उसमें कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर से तो ये कहानी जमींदार के जुल्म की दिखाई पड़ती है, लेकिन ये असल में मातृभाव यानी मातृभूमि के प्रति जो लगाव है उसकी कहानी हमें दिखाई देती है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है, यानी यहाँ पर प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है, तभी तो वो एक टोकरी भर मिट्टी थी, वो पूरे देश की मिट्टी बन गई है। ठीक है, इस कहानी के पात्रों के बारे में भी जान लें। इस कहानी में मुख्य रूप से 2 ही पात्र हैं, और उनके नाम हैं जमींदार और एक अनाथ विधवा। ठीक है, और गौण पात्र यानी और भी पात्र हैं, जमींदार का वकील और विधवा की पोती। यानी कुल 4 पात्र हैं, 2 मुख्य पात्र हैं और 2 गौण पात्र हैं, जमींदार का वकील और विधवा की पोती। ठीक है, तो चलिए हमने इसके मुख्य बिंदुओं को जान लिया है। अब थोड़ा सा हम इसकी कहानी के सारांश को भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का सारांश। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। ये मुख्य बिंदु हैं जिनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप इनको नोट कर लेंगे। किसकी कहानी है ये? वर्ग भेद की कहानी है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा गरीबों और अनाथों का शोषण करते हैं, और ये वर्ग किस चीज़ के हैं? संपन्न लोगों का वर्ग है एक, और एक गरीब और अनाथों का वर्ग है। इस कहानी में जमींदार भी पहले महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा की झोपड़ी पर कब्जा करता है, तथा अनाथ विधवा का मार्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देता है। जमींदार का हृदय परिवर्तन, और ये एक जमींदार के हृदय परिवर्तन की भी कहानी है, और वह अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए विधवा की झोपड़ी वापस कर देता है। ठीक है, आगे क्या देखते हैं। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, यानी हाता मतलब दायरा। ठीक है, वहाँ तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा कि झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहीं बसी हुई थी, यानी कई सालों से वह वहाँ रह रही थी।
उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी झोपड़ी में ही मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी। यानी उसके परिवार में कितनी दुखदायी घटना हो चुकी थी। उसके पति, उसके पुत्र और उसकी पतोहू सब चल बसे थे। केवल उसके पास एक उनकी 5 वर्ष की पोती। देखिए ये छोटे छोटे बिंदु है ना, ये भी आपसे पूछ लिए जाएंगे कि वो पोती थी उसकी कितने वर्ष की थी, 5 वर्ष की। तो जो जो मुख्य बिंदु इस कहानी में मुझे लगते हैं वो मैं उनको अंडरलाइन कर रही हूँ और आप उनको नोट कर लेंगे। और अब यही पोती उसकी वृद्ध काल में एकमात्र सहारा थी। जब कभी भी उसे अपनी पहले की स्थिति याद आती तब वह मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। यानी कितने अच्छे दिन थे तब। उसका पति भी उसके साथ था, उसकी पतोहू और उसका पुत्र, पूरा भरा पूरा परिवार था। और इस चीज़ को याद करके वह फूट फूट कर रोने लगती है। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है तब से वह मृत सी हो गई है। यानी उसके जो पड़ोस में कौन आ गया है, जमींदार, ठीक है। उस पड़ोसी से उसे इतना लगाव था कि वह वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मृतक सी हो गई थी, पर वह अपनी झोपड़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जमींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए थे। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहाँ से निकलवा दिया। ठीक है। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वहीं पड़ोस में ही रहने लगी। आगे देखते हैं। एक दिन जमींदार मजदूर को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंचती है और जमींदार उसे देखते ही नौकरों को हटाने के लिए कहता है, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली। देखिए कितनी दयनीय अवस्था का यहाँ पर चित्रण किया गया है। महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें। तो एक विनती है, जमींदार साहब ने सर हिलाते हुए उससे कहा। देखिए यहाँ पर जमींदार साहब कितना संवेदनहीन हो गया है। उसके अंदर इतनी संवेदनाएं भी नहीं बची हैं कि एक वृद्ध महिला का सम्मान कर सके। जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानती। वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो। यानी उसकी कितनी छोटी सी पोती है जिसको लगता है कि उसका घर उससे छिन गया है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा और वो उसे अपने इस घर को यानी झोपड़ी को याद कर करके रोती रहती है और खाना भी नहीं खाती है और वह रोटी भी नहीं खा रही थी। ठीक है। जब मुझे अपने घर ले चलोगे तभी मैं रोटी खाऊंगी, ऐसा उसकी पोती कहती है। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यह कहने से भरोसा है कि रोटी वो खा लेगी। महाराज, देखिए किस प्रकार जमींदार को महाराज कहकर वो वृद्ध महिला पुकार रही है। कृपा करके आज्ञा दीजिए और इस एक टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई और वहां जाते ही पुरानी बातें याद आने लगी। आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर टोकरी में मिट्टी भर ली और टोकरी बहुत भारी हो गई जिसे वह उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया ने श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए जिससे मैं इसे अपने सिर पर धर सकूं। जमींदार इच्छा के विरुद्ध टोकरी उठाने लगता है पर टोकरी हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है, महाराज नाराज न हो तो आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी भी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, उनका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकोगे। ठीक है, आप ही इस पर विचार कीजिए। अनाथ विधवा का यह कथन सुनकर सहज है पर तत्काल समय से वह जमींदार की वृत्ति के खिलाफ विद्रोह करती है।
जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस कहानी में कितने मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं माधवराव स्प्रे के द्वारा। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का कथानक बहुत ही सरल और सहज है, ये तो हमने पढ़ लिया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यथार्थ आदर्शों को बड़े ही सहजता से पाठकों के सामने रखा है, यानी ये जो घटना है वो यथार्थ आदर्शों पर आधारित है। कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना को वाणी भी दिया गया है और मनुष्य को अपनी ज़रूरत से अधिक लालसा होने लगी है, जिसके फलस्वरूप वह अपने पथ से भ्रष्ट हो गया है। यानी उसको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चाह हो रही है, किसी चीज़ को पाने की लालसा हो रही है, जिससे वह अपने पथ से भ्रष्ट होता जा रहा है। अतः लेखक ने बड़ी ही कुशलता से इस छोटे से कथानक को प्रभावी बना दिया है। यही मजबूत पक्ष इस कहानी को हिंदी के आरंभिक कहानियों में स्थान देता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि ये माधवराव स्प्रे द्वारा रचित ये कहानी छोटी सी थी, लेकिन इसका भाव है वह बहुत मार्मिक था और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आप इनको अच्छे से नोट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली वीडियो में एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।